यार बस 1 महीने के बाद एग्जाम खत्म और हमारा इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, फाइनली। जो भी कहो, ये आईआईटी के सफर की शुरुआत मेरे लिए बहुत थ्रिल भरी थी। थ्रिल से? तू ऐसा क्यों कह रहा है? तेरे साथ कुछ हुआ था क्या? बता ना, क्या हुआ था तेरे साथ? हाँ, सही कहा। 1 महीने के बाद हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। चलो, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक खौफनाक किस्सा बताता हूँ। मैं जो कहानी तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो कोई भूतिया फिल्म की स्क्रिप्ट या कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो खौफनाक सच है जिसने मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि मरने के बाद भी कोई दुनिया है और हमारी कुछ आदतें मरने के बाद भी नहीं बदलती। ये उन दिनों की बात है जब मैं आईआईटी का सपना लिए कोटा में कोचिंग के लिए गया था। कोटा राजस्थान का वो शहर है जिसे हम सपनों की फैक्ट्री कहते हैं। हर साल लाखों बच्चे अपने घरों को छोड़ अपने सपनों का पीछा करते हुए इस शहर में आते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना, उसी तरह मैं भी उस शहर में अपने आईआईटी के सपने को लिए उस शहर में पहुंचा था। दिन में हर तरफ ट्रैफिक का शोर और पढ़ाई का तनाव था। लेकिन क्या तुमने कोटा को रात के 3 बजे के बाद देखा है? जब कोचिंग सेंटर्स की लाइट बंद हो जाती थी, सड़कें वीरान हो जाती थी और हॉस्टल में थके हुए छात्र गहरी नींद में चले जाते थे, तब कोटा का एक दूसरा चेहरा सामने आता था। वो खामोशी इतनी गहरी होती थी कि मुझे अपनी सांसें भी शोर लगने लगती थी। जब मैं कोटा पहुंचा तो कोचिंग की फीस भरने के बाद मेरे पास रहने के लिए बजट बहुत कम था। ब्रोकर मुझे शहर के एक पुराने इलाके में लेकर गया जो कोचिंग एरिया से काफ़ी दूर था। गलियां सकरी और वहाँ के मकान बहुत पुराने ज़माने के बने हुए थे। वो मुझे एक पुराने से घर के सामने लेकर गया। ये लो बेटा, आ गए। यही वो घर है जहां तुम्हें कमरा दिखाना है। पर अंकल, ये तो बहुत पुराना लगता है। हाँ, पुराना तो है, लेकिन तुम अंदर तो चलो, तुम्हें पसंद आएगा। देखो, ये सामने मकान मालिक का घर है। तुम पहले कमरा देख लो, फिर मैं तुम्हें इनसे भी मिलवा दूंगा। 2 लड़के भी यहाँ रहते हैं। कल ही मैंने उन्हें यहाँ शिफ्ट करवाया है। तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। मुझे वो घर कुछ अजीब लगा। घर के अंदर कदम रखते ही एक ठंडक सी महसूस हुई। वहां मुझे कुछ अजीब सी सिहरन हो रही थी। लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम थे और वो घर सबसे सस्ते दाम पर मिल रहा था, तो मैंने हाँ कर दी। ये लीजिए शर्मा जी, ये आपका नया किराएदार है। ये भी आईआईटी की कोचिंग कर रहा है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। देखो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। इसे अपना ही घर समझो, ठीक है ना? जी अंकल जी। तुम चलो बेटा, मैं आता हूँ। मुझे ज़रा इसे कुछ बात करनी है। शर्मा जी, बच्चे आ तो गए हैं, पर इनका ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि 4 दिन में ही छू हो जाए। मेरा काम ख़त्म। अब आप संभालिए। अरे तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे। तुम बस अपना मुंह बंद रखना। ठीक है, फिर चलता हूँ। चलो, काम हो गया। इतने दिन से ये घर खाली पड़ा था, कोई तो आया। लेकिन सुनिए जी, क्या उन्हें बता दे? नहीं, अभी नहीं। कुछ टाइम इंतज़ार करो, देखते हैं, शायद ज़रूरत ना पड़े। अभी बता दिया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। उस घर में 2 कमरे थे। एक कमरे में 2 लड़के एक दिन पहले ही रहने आए थे, केशव और रवि। वे दोनों अर्ली बर्ड्स थे। वे गांव से थे तो उन्हें जल्दी सोने की आदत थी। वे सवेरे 4 बजे उठकर नहा धोकर पढ़ने बैठते थे और मैं ठहरा शहर का, तो मुझे रात को देर तक जागने की आदत थी। मेरी पढ़ाई रात को 12 के बाद शुरू होती थी। मुझे
सन्नाटे में पड़ने की आदत थी। मैंने अपना सामान उस घर के खाली पड़े कमरे में रख लिया और जुट गया अपने आईआईटी के सपने को पूरा करने में। शुरुआत का एक हफ्ता तो बहुत अच्छा बीता, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उस घर में एक अजीब सी बात थी, वहां ठंडक बहुत थी। वैसे तो सर्दियों के दिन थे, लेकिन दिन में जब धूप से टेम्परेचर गर्म हो जाता था, फिर भी वहां जरूर से ज्यादा ठंडक का एहसास होता था। सीढ़ियां चढ़ते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती थी और कभी कभी मुझे लगता था कि सीढ़ियों के कोने से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन जब भी मैं पलटता वहां कोई नहीं होता। मुझे लगा कि वो मेरी बस थकान है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, शायद मैंने ज्यादा ही पढ़ाई कर लिया है। वो तारीख मुझे आज भी याद है, 12 नवंबर की रात, ठीक 3 बजे। मैं अपनी चेयर पर बैठा रोटेशनल मोशन का चैप्टर पढ़ रहा था। पूरा घर शांत था। केशव और रवि सोए हुए थे। उनके कमरे की लाइट्स बंद थीं। बाहर सड़क पर एक पत्ता भी नहीं मिल रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। बाथरूम मेरे कमरे के बगल में ही था। बाथरूम से बाल्टी भरने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं अचानक से ठिठक गया। अरे ये बाथरूम में इस टाइम कौन नहा रहा है? इतनी रात को पानी कौन चला रहा है? रवि और केशव तो 4 बजे उठकर नहाते हैं ना। क्या पता आज जल्दी उठ गए हो। ये लोग भी ना, इतनी ठंड में रात में ये लोग नहा कैसे लेते हैं? कमाल है। ऐसा सोचकर मैं पढ़ने में बिजी हो गया और कुछ देर बाद सोने चला गया। अगले दिन रात को ठीक 3 बजे फिर से बाथरूम से आवाज आई, नल खुलने की आवाज। अरे ये लोग आज फिर से इतनी रात को नहा रहे हैं। उफ, कितनी देर से बाल्टी में पानी चल रहा है। नल खोलकर सोने चले गए हैं क्या? जाकर देखा। मैं गुस्से में कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर निकला। बाहर गहरा अंधेरा था। जब मैंने बाथरूम की तरफ देखा तो वहां भी अंधेरा था, लेकिन अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अरे बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा है, तो ये नल हो सकता है बाथरूम की लाइट्स खराब हो गई हो। मैं बाथरूम के पास पहुंचा। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। अंदर पानी गिरने का शोर बहुत तेज था। मैंने दरवाजा खटखटाया। रवि, केशव, अंदर तुम ही हो ना? रवि। हाँ, ये क्या? पानी की आवाज बंद हो गई। रवि, केशव, कौन है अंदर? जवाब दो, अंदर कौन है? अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, फोन की टॉर्च जलाई तो अंदर का नजारा ऐसा था जिसे देखकर मैं पत्थर की मूरत बन गया। मेरी आंखें बस उस दिशा में घूरे जा रही थी। मैं जैसे बाथरूम के बाहर खड़ा जम गया। अचानक मुझे कुछ सिहरन हुई और वहां से भाग पड़ा। मैं अपने कमरे में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वहां तो नल एकदम बंद था और फर्श पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी और बाल्टी भी बिल्कुल खाली थी। फिर वो आवाज।
लेकिन वो बाल्टी भरने की आवाज तो बाथरूम से ही आ रही थी। तो फिर बाल्टी खाली कैसे हो सकती है? और फिर पानी कहाँ गया? उस रात में सो नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद ज्यादा पढ़ने की वजह से मुझे कोई वहम हो रहा है, मैं हेलुसिनेशन कर रहा हूं। अगली सुबह मैं जब उठा तो केशव और रवि के कमरे में गया। रवि, केशव, तुम लोग अभी भी पढ़ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कितने बजे उठे थे? अरे हम तो ठीक 4 बजे उठते हैं, आज भी उसी टाइम उठे थे। क्यों, क्या हुआ? तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? इसका मतलब तुम लोग 4 बजे के बाद नहाए थे ना? हाँ, पर बात क्या है? केशव, वो रात करीब 3 बजे बाथरूम से नल में से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, पर मैंने जब जाकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद तुम लोग होंगे, पर क्या तुमने कोई आवाज सुनी? अरे नहीं भाई, हम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। रवि और केशव की बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग ज्यादा पढ़ने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। अगली रात ठीक 3 बजे फिर वही आवाज। ये किस्सा 2-3 दिन तक होता रहा और फिर एक और नई चीज होने लगी। घर के बगीचे से किसी की पायल की आवाज आने लगी। ये पायल की आवाज? इतनी रात को कौन है? बाहर जाकर देखता हूं। जैसे ही मैं बाहर गया, बाल्टी भरने की आवाज और पायल की छन छन की आवाज दोनों बंद हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने से कोई भागा। वो क्या था? रवि, केशव, कौन है वहां? कौन है? रवि, केशव, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? हटो, अंदर आने दो। तुम दोनों तो सो रहे थे ना? हाँ, पर तूने जगा दिया। क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रहा है? केशव, अभी मैंने बाहर पायल की आवाज सुनी। कोई था बाहर बगीचे में। अरे कोई पड़ोस में होगी, अपने घर में चल रही होगी पायल पहनकर ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात को समझो। वो आवाज हमारे गार्डन से ही आ रही थी और वो बाल्टी भरने की आवाज, वो भी हमारे बाथरूम से ही आ रही थी। जब मैं बाहर आया तो पानी के साथ साथ वो पायल की आवाज भी एकदम से बंद हो गई और मेरे सामने से एक काला साया भाग कर गया। मैं कह रहा हूं, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बात का विश्वास करो तुम दोनों। पिछले 1 हफ्ते से लगातार रात को 3 बजे पानी चलने की आवाज आती है बाथरूम से। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा या फिर पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैंने जो देखा वो बहुत डरावना था। इसका मतलब तू रात को बाल्टी में पानी नहीं भरता? तू पागल है क्या? मैं रात को पानी क्यों भरूंगा? अरे पर जब मैं सुबह 4 के बाद नहाने जाता हूँ तो मुझे बाथरूम में बाल्टी पानी से लबालब भरी हुई मिलती है। मुझे लगा शायद तू रात को पानी भर कर रखता है, लेकिन अगर तू पानी नहीं भरता तो फिर कौन? केशव, मुझे लगता है ये ठीक कह रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बहुत हो गया, अब मुझे शर्मा अंकल से बात करनी होगी। अगली सुबह हम शर्मा अंकल के पास गए और उनसे पूरा किस्सा बताया। अंकल, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? सब ठीक तो है ना?
नहीं अंकल जी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपके उस घर में कुछ गड़बड़ है। हाँ, हर रात करीब 3 बजे के बाद बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है, लेकिन जब हम वहां जाकर देखते हैं तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। और अब 2 दिनों से गार्डन में किसी की पायल की आवाज आ रही है। आखिर ये सब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कोई चूहा होगा या फिर पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ होगी। मैं चेक करवाता हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। भला मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? जाओ अपनी कोचिंग जाओ, कोई गड़बड़ नहीं है वहाँ। बेटा, फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। मकान मालिक ने बात को टाल दिया, पर हम तीनों समझ गए थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमसे कुछ छुपाया जा रहा था। हम उस बात को वहीं छोड़कर अपने अपने कोचिंग के लिए चले गए। उसी शाम जब मैं कोचिंग से वापस घर लौट रहा था तो मुझे घर के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली। क्या हुआ बेटा? बड़ी घबराई सी लग रहे हो। सब ठीक है ना? जी, आप मुझे जानती है क्या? तुम शर्मा के किराएदार हो ना? बड़े दिन में वहाँ कोई रहने आया है। वो घर सालों से बंद पड़ा था। बंद पड़ा है? पर क्यों? प्लीज अम्मा, बताइए ना, आखिर ऐसा क्या है उस घर में? कोई क्यों नहीं रहता वहाँ? जब घर पर किसी का कब्जा हो तो कोई वहाँ रह नहीं सकता। मैं कुछ समझा नहीं। अम्मा, आप कहना क्या चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ है बेटा, पर मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकती। बाकी तुम खुद समझदार हो। बूढ़ी की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। रात होने ही वाली थी। मेरा दिल किसी अनजाने खतरे के डर से सहम रहा था। मैं तुरंत उठकर रवि और केशव के कमरे में गया और बोला, रवि, केशव, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास सो जाऊं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ठीक है, आजा। देखो, मैंने कुछ सोचा है। आज मैं पता करके ही रहूंगा कि आखिर माजरा क्या है। मतलब क्या करने वाला है? आज रात जब आवाजें आएंगी तो हम तीनों मिलकर बाहर जाकर देखेंगे कि गार्डन में पायल की आवाज किसकी है और पानी भरने की आवाज कहां से आती है। वो जो कोई भी है, आज पता चल जाएगा। हम तीनों ने डिसाइड किया और अपने बिस्तर पर सो गए। रात के अब 3 बज चुके थे। बाथरूम में बाल्टी भरने की आवाज और गार्डन में पायल की आवाज फिर से शुरू हो गई। उस आवाज को सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने रवि और केशव को उठाया। आज वो पायल की आवाज हमारे बहुत नजदीक से थी, महसूस हो रही थी जैसे हमारे कमरे के बाहर ही कोई है। केशव, मुझे लगता है कोई कमरे के बाहर ही है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम तैयार रहना। मैंने चुपचाप जाकर धीरे से दरवाजा खोला और वहां कोई नहीं था। लेकिन दरवाजा खोलते ही कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ पड़ी। तभी पानी भरने की आवाज और वो पायल की आवाज बंद हो गई। अचानक हमारे सामने 2 धुंधले से साए नजर आने लगे। एक पुरुष जो गुस्से से हमारी तरफ देख रहा था और एक औरत जिसके चेहरे पर एक दर्द था। कमरे का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया था और तभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और मेरे गले से कांपती आवाज निकली, हम तो यहाँ किराएदार हैं, पढ़ने आए हैं। किराएदार? ये हमारा घर है, ये हमारा कमरा है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वे दोनों साए हवा में जैसे विलीन हो गए।
हम तीनों इतनी ठंड में भी पसीने से भीग चुके थे। हमारी सांसें तेज चल रही थी। हम जानते थे कि ये कोई भ्रम नहीं था। वे कौन थे? कौन थे वे लोग? अभी जो मैंने देखा, तुमने भी वही देखा ना? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ज्यादा जागकर पढ़ने की वजह से मुझे हेलुसिनेशंस हो रहा है, पर नहीं, ये कुछ और था। रवि, तुमने भी वही देखा ना? किया था वो। उस रात हम तीनों को फिर नींद नहीं आई। सुबह होने तक हम जागते रहे और सुबह होते ही हम तीनों शर्मा अंकल के घर गए। अंकल, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? हमें पता है ये घर हॉन्टेड है। कल रात हमने 2 आत्माओं को देखा। बताइए, क्यों छुपाया आपने? आखिर कौन है वे दोनों? शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों को मेरी बात सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे एकदम शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक निराशा और थकान झलक रही थी। तभी मेरी नजर उनकी साइड वाली दीवार पर पड़ी। मैंने देखा, वहां उन्हीं 2 लोगों की फोटो लगी थी जिन्हें हमने रात देखा था। उनके फोटो पर हार लगा हुआ था। ये देखकर मैं और ज्यादा घबरा गया। बोलिए अंकल, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों हमसे सच छुपाया? बेटा, हमें माफ कर दो। जिन्हें तुमने रात देखा वे मेरे माता पिता हैं। 5 साल पहले उनकी मौत हो गई थी, उसी घर में जहां तुम लोग रहते हो। हमने बहुत कोशिश की, पूजा पाठ करवाया, पर उनकी आत्मा इस घर से, खासकर उस कमरे से बाहर नहीं जाती। इसी डर से यहाँ कोई किराएदार नहीं आता। हमने सोचा कि तुम लोग इस शहर के नहीं हो तो शायद तुम लोग रह जाओ। इसका मतलब आपने जानबूझकर हमारी जान को खतरे में डाला था। तो क्या वो पानी की आवाज और वो पायल की आवाज उन्हीं दोनों की है? हाँ, मेरे पिताजी को रात के 3 बजे ताज़ा पानी भरने की आदत थी। पानी जाने के डर से वे रात में ही बाल्टी भरकर रख लेते थे। और मेरी माँ गार्डन में वॉक किया करती थी। उनकी ये आदतें मरने के बाद भी नहीं गई। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। जब तक उनकी आत्मा इस घर से बंधी है, आप किसी को भी इस घर को देखकर उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, वो भी चंद पैसों के लिए। हम अब यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। जा रहे हैं हम। बिना एक क्षण बर्बाद किए हम तीनों ने अपना सामान बांधा और उस घर से भाग खड़े हुए। बाहर सड़क पर पहुंचकर जब हमने उस पुराने मकान की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की खिड़की से वही दोनों साए हमें देख रहे हैं। उनके चेहरे पर जीत साफ झलक रही थी। उस घर से निकलने के बाद हमने कोटा में एक नया हॉस्टल ढूंढा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन रात के 3 बजते ही बाल्टी भरने की आवाज और पायल की गूंज मेरे मन में हमेशा के लिए जिंदा रही।